नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। शाम 9 बजे की क्लास में आज हम पढ़ेंगे मारवाड़ के राठौड़ वंश यानी जोधपुर के राठौड़ वंश पढ़ेंगे। क्लास नंबर 10 है, नए जिले नया राजस्थान। और राजस्थान इतिहास की ये जो क्लास है वो 10वीं है। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, नानक क्लासेज ऐप में टेस्ट सीरीज चल रही है। इस सीरीज की चौथी सीरीज है, यानी कहने का मतलब 3 सीरीज पूरी हो चुकी है। सीरीज का मतलब क्या, उसमें भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति, पॉलिटिकल सारी है, वो 3 पूरी हो चुकी है। चौथी हमने कला संस्कृति से स्टार्ट की थी और हम इतिहास पे आ चुके हैं। शाम को रोज 6 बजे टेस्ट मिलता है ऐप के अंदर और 9 बजे इसकी व्याख्या मिलती है। तो आज का टॉपिक जो है हमारा जोधपुर के राठौड़ राजवंश। जिसने भी टेस्ट सीरीज नहीं ली है वो ले और सीरीज नंबर 4 में सिलेबस देखो कि आज क्या पढ़ना है, टेस्ट कौन सा देना है। तो मैं कहता हूँ राजस्थान जीके इतना मजबूत हो जाएगा कि कोई भी एग्जाम दे लेना, आप राजस्थान जीके में मात नहीं खाओगे। लेकिन उसके लिए आपको टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, टेस्ट देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत तो खुद को ही करनी पड़ेगी, ये ध्यान रखना। तो जोधपुर के राठौड़ राजवंश की हम बात करें, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जोधपुर के राठौड़ का मतलब है मारवाड़ के राठौड़। मारवाड़, मारवाड़ यानी प्रॉपर रूप से यहाँ मारवाड़ी बोली जाती है और अब वर्तमान जोधपुर रह गया। तो राठौड़ वंश की एक खासियत ध्यान रखना, राजस्थान में या कह सकते हैं राजपुताना में पनपने वाला अंतिम राजवंश था, वाला अंतिम राजवंश। कहने का मतलब गुर्जर प्रतिहार राजवंशों में पहले आए और लास्ट में आए ये राठौड़। ठीक है, राष्ट्रकूटों से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है, राठौड़ों की। और इनमें अलग अलग प्रकार के शासक आए। जैसे मैं कुछ शासकों के नाम बताता हूँ, पहले आपको कुछ शासकों के नाम बताता हूँ, वो जरूर याद रखना। जैसे सबसे पहले आए थे राव सिंहा। सबसे पहले कौन आए थे? राव सिंहा आए थे सबसे पहले। राव सिंहा से कहानी स्टार्ट हो जाती है। इसने जोधपुर में जो मारवाड़ था वहाँ पे राठौड़ वंश की नींव डाली थी। उसके बाद में कुछ शासकों के नाम सीधे बता देता हूँ। राव दुहड़ आए थे, उसके बाद में मल्लीनाथ जी आए थे, कालक्रम याद करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में छोटे मोटे और शासक आए थे, लेकिन मुख्य मुख्य राव चूड़ा आए थे। राव चूड़ा के बाद रणमल आए और रणमल के बाद राव जोधा आए। राव जोधा, मारवाड़ के शासकों के आगे, सभी के आगे क्या लगता था? राव लगता था। राव जोधा आए। जोधा के बाद हम कह सकते हैं सुजा आए, सातल देव आए। ठीक है, सातल देव आए। उसके बाद में राव गांगा आए, मालदेव आए, चंद्रसेन आए। इनमें चंद्रसेन मालदेव की कहानी सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट रहती है, वहीं से प्रश्न आते हैं लगभग। चंद्रसेन के बाद उदय सिंह आए, सूर सिंह आए, जज सिंह आए, जसवंत सिंह आए, अजीत सिंह आए, अभय सिंह आए, विजय सिंह आया, भीम सिंह आया, मेद सिंह आया, सरदार सिंह आया, बीच मान सिंह भी आया था, और लास्ट हनुमंत सिंह आया। ये प्रमुख शासक थे जो मारवाड़ के जो राठौड़ वंश थे उन पर राज करते हैं। मुख्य मुख्य इन शासकों की कुछ कुछ विशेषता ही है, जिसमें से अगर सबसे इम्पोर्टेंट देखें तो जसवंत सिंह से, उदय सिंह से, चंद्रसेन से, मालदेव से, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। या फिर मान सिंह से, अजीत सिंह से, इनकी थोड़ी थोड़ी बातें हैं, यहाँ से प्रश्न पूछते हैं। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं किस प्रकार राव जोधा ने जब जोधपुर शहर बसाया था। तो ये सारे शासक, वैसे अगर कोई विद्यार्थी मेरी हिस्ट्री और कल्चर देखना चाहता है तो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर नाम से एक फोल्डर बना हुआ है, प्ले लिस्ट, उसमें मैंने पूरी उनको करवाई है, एक एक राजा को करवाया है, तो आप जरूर वहाँ पढ़ सकते हैं। पहला प्रश्न करें स्टार्ट। इस राठौड़ शासक ने राठौड़ों की कुल देवी चक्रेश्वरी यानी नागणेची माता की मूर्ति कर्नाटक से लाकर नागाना गांव बाड़मेर में स्थापित करवाई थी।
नागाना गांव बाड़मेर में स्थापित करवाई थी राव दुहड़ ने। राव दुहड़ ने। और नागणेची जो माता है, ये जो नागणेची माता है, इनको कहते हैं राठौड़ों की कुल देवी। राठौड़ों की कुल देवी कहा जाता है। आपसे पूछे इनका मुख्य मंदिर कहाँ बना हुआ है, तो मुख्य मंदिर इनका नागाना, नागना या नागाना गांव बाड़मेर के अंदर बना हुआ है। जो किसने स्थापित कराया था, राव दुहड़। राव दुहड़ के बारे में जानते हो, इनके भाई धांधल जी जो बाबू जी के पिता थे, वो राव दुहड़ जी इन राठौड़ों की कुल देवी है। और आपसे पूछिए नागणेची माता के राजस्थान में मुख्य मंदिर, राजस्थान में अगर मंदिर की चर्चा करें तो 3 मंदिरों की चर्चा होती है। एक तो ये नगाना गांव के अंदर, नगाना गांव में, ठीक है। एक है मेहरानगढ़ दुर्ग में, मेहरानगढ़ दुर्ग में, और एक है जूनागढ़ दुर्ग में। 3 जगह इनके मुख्य मंदिर है जहां इनकी पूजा होती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी। जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह 1638 में गद्दी पर बैठते हैं, 1678 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1638 में गद्दी पर बैठते हैं और 1678 में मृत्यु हो जाती है अफगानिस्तान में। और अफगानिस्तान में भी कहाँ, जमरूद में। कहाँ पे, जमरूद में इनका निधन हो जाता है। और जसवंत सिंह प्रथम एक ऐसे शासक थे जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा था भाषा भूषण। ग्रंथ भी बता देता हूँ, और भी है 2-3 इनके, लेकिन एक फेवरेट ग्रंथ है भाषा भूषण जो अक्सर एग्जाम में पूछते हैं। और जब कहते हैं कि इनकी मृत्यु हुई थी तो ये निसंतान थे। इनकी 2 पत्नियां थी, दोनों ही गर्भवती थी। एक को दोनों को औरंगजेब मरवाना चाहता था लेकिन मरवा नहीं पाया। एक को मरवा दिया, एक बच गई, उससे पुत्र उत्पन्न हुआ अजीत सिंह, जिसको उसके कब्जे में ले लिया। और बाद में दुर्गादास राठौड़ और गोरादाय ने राज सिंह के सहयोग से उसको बचाया था। ये आगे हम कहानी पढ़ेंगे। तो जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई। जोधपुर के महाराजा थे 1638 से 78। इनके दरबार में दीवान रहते थे कौन, कवि रहते थे मोहनोत नैणसी, जिन्हें राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं, वो ये जसवंत सिंह थे। और जसवंत सिंह जब गद्दी पर बैठे तो इन्हें एक महाराजा की उपाधि दी थी। महाराजा की उपाधि किसने, शाहजहां ने। महाराजा की उपाधि प्लस 4000 का मनसब, ये दोनों मुगल बादशाह जो थे शाहजहां, उन्होंने दी थी, शाहजहां ने दी, ठीक है। किसको, जसवंत सिंह की, ठीक है। अकबर की अधीनता सर्वप्रथम मारवाड़ के किस शासक ने स्वीकार की थी। देखो मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाले प्रथम शासक, जैसे मेवाड़ के अंदर तो किसने कर ली थी, मेवाड़ के अंदर अमर सिंह। उसी प्रकार मारवाड़ में मोटा राजा उदय सिंह ने की थी। ये मोटा राजा उदय सिंह 1585 से लेकर 1595 तक, या 83 से लेकर कर लो, 83 से लेकर 1595 तक गद्दी पर बैठता है। अब देखो ये भाई किसका होता है, ये भाई होता है चंद्रसेन का। हम पढ़ते हैं ना 1562 के अंदर चंद्रसेन और उदय सिंह के बीच एक युद्ध होता है जिसका नाम होता है लोहावट का युद्ध। इन दोनों के बीच एक युद्ध होता है लोहावट का युद्ध, लोहावट युद्ध होता है, ठीक है। क्योंकि चंद्रसेन अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए तत्पर होता है, ये उदय सिंह है वो मुगलों के पास चला जाता है, क्योंकि जब इसको गद्दी नहीं मिलती है, क्योंकि मालदेव किसको राजा बनाता है, चंद्रसेन को बनाता है। चंद्रसेन को बनाता है तो तब ये रूठ के अकबर के पास चला जाता है। और अकबर ने तो सुलह कुल की नीति बनाए रखी थी, हस्तक्षेप करो राज करो, ठीक है। तो मोटा राजा उदय सिंह, इसको मोटा राजा की ये उपाधि अकबर ने दी थी। पूछे उदय सिंह को मोटा राजा की उपाधि किसने दी थी, अकबर ने। अब खुश हो गया मुगल, जब मुगल या अंग्रेज कोई किसी राजा को उपाधि देते थे खुश होता। इसने अपनी पुत्री जोधाबाई, पुत्री जोधाबाई का विवाह सलीम से कर दिया। सलीम यानी जहांगीर से कर दिया, किससे, सलीम से, जो शासक बना जहांगीर, कर दिया। तो 2 प्रश्न बन गए कि अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला मोटा राजा उदय सिंह, मुगलों से वैवाहिक संबंध बनाने वाला उदय सिंह, मारवाड़ की चित्रकला पर मुगलों का प्रभाव पड़ा वो भी उदय सिंह के समय। सारी कहानी क्लियर हो गई। सलीम जहांगीर से विवाह कर दिया और उससे जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम क्या था, पुत्र खुर्रम, खुर्रम यानी शाहजहां, ठीक है। इससे वो पुत्र उत्पन्न हुआ था। तो क्लियर हो गया मोटा राजा उदय सिंह, ठीक है। राव जोधा पढ़ेंगे, मालदेव आगे पढ़ेंगे। मारवाड़ का कौन सा राठौड़ शासक 1438 ईस्वी तक मेवाड़ के शासन की देखभाल करता रहा। हमने मेवाड़ में एक कहानी पढ़ी, राणा लाखा ने शादी की थी हंसाबाई से, और हंसाबाई के जो पुत्र उत्पन्न हुआ था वो मोकल था।
ठीक है। हंसाबाई के साथ रणमल चला गया मेवाड़ और मोकल नाममात्र का शासक रहा। रणमल ने काम संभाला था, तो इसने 1438 तक रणमल ने काम संभाला था। जैसे ही कुंभा गद्दी पर बैठा, इसकी हत्या करवा दी 1438 में कुंभा ने, क्योंकि कुंभा हस्तक्षेप नहीं चाहता था राठौड़ों का। कुंभा हस्तक्षेप नहीं चाहता था, इसने इसकी हत्या करवा दी। रणमल, रणमल की बहन थी हंसाबाई, ठीक है, राव चूड़ा का ये पुत्र था। राव चंद्रसेन का जन्म किस वर्ष हुआ था? ये बहुत गजब के शासक हैं। जैसे मेवाड़ के महाराणा प्रताप, उसी प्रकार मारवाड़ के प्रताप राव चंद्रसेन। इनका जन्म 1541 के अंदर हुआ था। कब? 1541 में। और इनकी मृत्यु पूछे तो 1581 में हुई। 1581 में। इन्हें क्या कहा जाता है? मारवाड़ का प्रताप, मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। भूला बिसरा राजा कहते हैं इसको, भूला बिसरा राजा। क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो, इसको भूल गए, इतिहासकार इसको भूल गए, इसके बारे में कुछ नहीं रहा। और कितनी मातृभूमि की रक्षा की थी। विस्मृत नायक कहते हैं, विस्मृत नायक कहते हैं, यानी विपरीत परिस्थिति थी फिर भी ये घबराया नहीं और महलों के स्थान पर जंगलों का सहारा लिया था प्रॉपर रूप से इसने, पहाड़ियों का। विस्मृत नायक, भूला बिसरा राजा, मारवाड़ का प्रताप और प्रताप का अग्रगामी, प्रताप का अग्रगामी ये उपाधि है। द फॉरगेटन हीरो ऑफ राजस्थान इसको कहा जाता है। तो 1541 में जन्म, मृत्यु 1581 में। पिता पूछे तो पिता थे मालदेव। कौन थे? पिता थे मालदेव। और इन्होंने मारवाड़ पर राज किया था। उसके समकालीन अकबर थे, तो अकबर ने खूब सारा इनके पीछे सेना लगाई थी, फिर भी हार नहीं माने, जगह जगह परिवर्तन करते गए और लास्ट समय सिमाना दुर्ग में इन्होंने बिताया था। 1544 में क्या हुआ था? गिरी सुमेल का युद्ध, गिरी सुमेल युद्ध। 1545 में क्या हुआ था? शेरशाह सूरी की मृत्यु, शेरशाह सूरी की मृत्यु। 1543 में पूछे क्या हुआ था? मेवाड़ के शासक उदय सिंह ने अफगान शासक शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की थी। आपसे पूछे 1542 में क्या हुआ था? 1542 में अकबर का जन्म हुआ था। आपसे पूछे 1540 में क्या हुआ था? 1540 में दो घटना घटित हुई। एक तो 1540 में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ, दूसरा 1540 में कन्नौज बिलग्राम का युद्ध हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। आपसे पूछे 1539 में क्या हुआ? तो 1539 में चौसा का युद्ध हुआ, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। तो ये कुछ सन है जो इम्पोर्टेंट है। 1550 में मोजमाबाद, जो वर्तमान दुद्दू के अंदर है, मान सिंह प्रथम का जन्म हुआ था। तो ये सारी कहानी आपको पता लग गई। गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा गया। गिरी सुमेल कहाँ पे है? गिरी और सुमेल, जिसे जेतारण का युद्ध भी कहते हैं, जेतारण का युद्ध कहते हैं। ये स्थान अब चेंज हो जाएगा, शायद पाली के अंदर था पहले, अब ये ब्यावर के अंदर आ जाएगा। ये युद्ध कब हुआ? जनवरी 1544 को, 5 जनवरी 1544 को हुआ था। किस किस के बीच हुआ ये युद्ध? हुआ शेरशाह वर्सेस मालदेव के बीच, शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच हुआ। इस युद्ध के अंदर मालदेव के दो सेनापति जेता और कुंपा लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। हालांकि शेरशाह सूरी कहते हैं कि और मालदेव की सेना, ये क्यों क्यों युद्ध होता है? कारण पता है क्या है? एक तो मालदेव ताकतवर था, दूसरा शेरशाह सूरी ये आरोप लगाता है कि जब हुमायूं भाग रहा था तो आपने, मैंने आपको कहा था कि आप हुमायूं को पकड़ोगे, लेकिन फिर भी आपने नहीं पकड़ा। दूसरा, बीकानेर के शासक थे कल्याणमल, बीकानेर के शासक कल्याणमल और उसका भाई था भीम, दोनों कहते हैं हमें मालदेव से बदला लेना है, क्योंकि मालदेव ने 1541 में जो पाइबा साहिबा का युद्ध है, उस युद्ध के अंदर राव जेत सिंह को हरा दिया था, मार दिया था। तो उसके पुत्र थे कल्याणमल भील, वो सहायता करने के लिए, सहायता लेने के लिए शेरशाह सूरी के पास था। जो भी मुगल जो दिल्ली का बादशाह बनता था, उसको तो इतना ही चाहिए था। तब कहते हैं शेरशाह सूरी ने आक्रमण किया, और शेरशाह सूरी को इतना पता था कि मालदेव ताकतवर बहुत है, क्योंकि इसने सुन रखा था। क्या सुन रखा था? बोले मालदेव है ना, 52 युद्धों का विजेता है, 52 युद्धों का विजेता, हसमत वाला शासक इसको कहते हैं। तो मालदेव युद्ध किया, शेरशाह सूरी ने एक तरीका अपनाया, उसने थोड़ा सा लालच यानी एक धोखाधड़ी भी की थी। मालदेव जो जेता और कुंपा है, उनके शिविरों में कुछ पैसे रखा दिए थे, हथियार रखा दिए थे, और मालदेव को जाली नोट भेज दिया था कि जेता और कुंपा तो मेरे साथ मिल चुके हैं, कल युद्ध में मेरे साथ लड़ेंगे। तो मालदेव ने उस जाली नोट पर विश्वास कर लिया और अपना सेना लेके भाग गया कि कल को युद्ध लड़ेंगे, क्योंकि ताकतवर थे।
शेरशाह सूरी ने सुन रखा था कि अगर जेता और कुंपा जब तक है तब तक हम हरा नहीं सकते, तो ऐसे कर दिया। अब सुबह जब जेता और कुंपा उठे, शिविरों में देखा सब कोई थे ही नहीं, इसके पास थोड़ी बहुत सेना थी। फिर कहते हैं हमारे पास इतना बड़ा कलंक लग गया, अब तो हम युद्ध करेंगे। तो कहते हैं कि शेरशाह सूरी के साथ युद्ध लड़ते हैं, और इतना भयंकर युद्ध लड़ते हैं कि शेरशाह सूरी हारने के कगार पर होता है। तब कहते हैं कि वो अल्लाह से विनती करता है कि अब की बार बचा ले, आगे से ऐसे गलती नहीं करूंगा। और जब जीत गया ना, तब शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहता खो देता। यानी मुट्ठी भर बाजरे का मतलब मारवाड़ एक छोटा सा, और मैं हिंदुस्तान का राजा। क्योंकि शेरशाह सूरी 1540 से लेकर 1545 तक हिंदुस्तान का बादशाह होता है, एक अफगान होता है, अफगान शासक। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गई सारी चीज। रूपादाय का संबंध जोधपुर के किस महाराजा से था? तो जसवंत सिंह से था। जोधपुर और जैसलमेर के शासकों के मध्य परगना पोकरण के अधिकार को लेकर जो विवाद था, उसका निपटारा किस शासक के काल में हुआ था? यह हुआ था शाहजहां के काल में। इसके शाहजहां। एक मुट्ठी भर बाजरे की कीमत पर मैं हिंदुस्तान की बादशाहता खो देता, उक्त पंक्ति किसकी है? तो शेरशाह सूरी की, गिरी सुमेल वाले युद्ध की। जेता और कुंपा मारे जाते। मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह राठौड़ को किस मुगल राजा ने महाराजा की उपाधि दी? अब एक साथ मैंने बता दिए, बहुत ही आसान से प्रश्न है। मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह राठौड़ को महाराजा की उपाधि दी थी शाहजहां ने। महाराजा की उपाधि प्लस 4000 का मनसब, 4000 का मनसब दिया था, ये भी ध्यान रखना। यानी 4000 का मनसब तो गद्दी पर बैठा तब भी दे दिया, और महाराजा की उपाधि शाहजहां ने बाद में दी थी, जब मराठों के आक्रांतों को इन्होंने भेजा था। मृत्यु इसकी जमरूद अफगानिस्तान के अंदर होती है। नैणसीरी ख्यात और मारवाड़ प्रगनारी विगत के लेखक मुहणोत नैणसी किस मारवाड़ शासक के दरबारी कवि थे? मैंने अभी आपको बताया था, जसवंत सिंह प्रथम का दरबारी कवि भी था, प्लस ये दीवान भी था। और लास्ट में कहते हैं कि अनबन हो जाती है दोनों के बीच, पता नहीं ये कोई गफला कर देता है, क्या हो जाता है, इसको कैद कर देता है जसवंत सिंह प्रथम, और बाद में ये जेल के अंदर के आत्महत्या कर लेते हैं। इन्हें राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं। राजस्थान का अबुल फजल। जैसे अबुल फजल थे ना नवरत्न अकबर के दरबार में, अबुल फजल कहा किसने? राजस्थान का अबुल फजल की संज्ञा किसने दी? मुंशी देवी प्रसाद ने, जो जयपुर के थे। मुंशी देवी प्रसाद ने संज्ञा दी। ठीक है, मुंशी देवी प्रसाद ने इसकी संज्ञा दी। क्लियर हो गया। और मारवाड़ प्रगनारी विगत को राजस्थान का गजेटियर कहते हैं। राजस्थान का गजेटियर, गजेटियर मारवाड़ प्रगनारी विगत। जसवंत सिंह के वेद पुत्र अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक बनाने के लिए मुगलों से 30 वर्षीय युद्ध लड़ने वाला राजपूत कौन था? मैंने बताया कि 1678, एक मिनट, का शासन क्रम क्या लिखा था, कहीं उल्टा न लिख दें, 1500 न लिख दें। हाँ 1600 है, ठीक है। ये जसवंत सिंह प्रथम जो था, ये जसवंत सिंह प्रथम, ये 1638 से लेकर 78 तक राज करता है। 78 में इसकी मृत्यु होती है ना, तब क्या होता है कि इसके संतान नहीं होती, और दूसरी बार मुगल 1678 के 79 के अंदर खालसा घोषित कर देते हैं मारवाड़ को। पहली बार कब घोषित करते हैं? पहली बार 1581 से 83 के बीच, जब चंद्रसेन की मृत्यु होती है, तब भी मुगल है वो मारवाड़ को खालसा घोषित करते हैं। खालसा का मतलब कहते हैं राजा के अधीन वो भूमि हो जाती है, वो साम्राज्य हो जाता है। 2 बार ऐसा कंडीशन होती है, एक बार औरंगजेब, एक टाइम होता है अकबर के टाइम। तो शासक बनने के लिए मुगलों से 30 वर्षीय युद्ध किया दुर्गादास राठौड़ ने। देखो दुर्गादास राठौड़ ने गोरादाय के सहयोग से इस अजीत सिंह को औरंगजेब के चंगुल से बचा लिया, और इसको केलवा की जागीर दिलवा दी राज सिंह के कहने पर। 30 साल तक युद्ध लड़ता रहा, लेकिन अजीत सिंह कहते हैं कि ऐसा निकला कान का कच्चा, कहते हैं इसको। जोधपुर के किस शासक को कान का कच्चा कहते हैं? पंडित हीराचंद कान का कच्चा, पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने कहा कान का कच्चा। बोले ये किसी के बहकावे में आने के कारण इसने, कहते हैं कि जब गद्दी इसको मिली ना, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी, बाद में गद्दी पर बैठा था 1707 में, तब कहते हैं कि राठौड़ी सामंतों के बहकावे में आकर इसने दुर्गादास राठौड़ को अपने दरबार से निकाल दिया था, इसलिए इसको कान का कच्चा कहते हैं। अजीत सिंह की हत्या भी इसके पुत्र भक्त सिंह ने की थी,
और कहते हैं कि जब अजीत सिंह की मृत्यु हुई थी ना, तो इसके साथ स्वेच्छा से बहुत सारे पक्षी, मोर, बंदर जलकर भस्म हो गए थे। ठीक है। जोधपुर के किस शासक का देहांत आगरा में हुआ और अंतिम संस्कार यमुना नदी के किनारे हुआ था? अंतिम संस्कार है यमुना नदी के किनारे हुआ, क्योंकि आगरा किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे है। ठीक है, तो ये है गज सिंह। कौन? राव गज सिंह। राव गज सिंह के दो पुत्र थे। पुत्रों की बात करूं तो एक तो जसवंत सिंह थे। कौन थे? जसवंत सिंह प्रथम। और एक थे अमर सिंह राठौड़। सुना है ना, मतीरे री राड। आगे पढ़ेंगे। अमर सिंह, इसको नागौर का शासक बना दिया, तलवार का धनी कहते हैं, और शाहजहां को मारने के चक्कर में इसके साल्या था। ठीक है, उसने इसको मरवा दिया था। तो अमर सिंह, जसवंत सिंह आगे जोधपुर की गद्दी पर बैठा। देहांत आगरा में हुआ राव गज सिंह। और गज सिंह की बात करें तो गज सिंह को दल थंबन की उपाधि किसने दी थी? दल थंबन की उपाधि, ये पेपर में आते आते फिक्स है। राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड तो इनको बहुत पसंद करता है। इनका जो भी एग्जामिनर रहता है वो प्रश्न पूछता है। दल थंबन की उपाधि किसने दी थी? जहांगीर ने। जहांगीर ने उपाधि दी थी, ये नोट कर लेना। सूर सिंह को स्वाई की उपाधि अकबर ने दी थी। स्वाई की उपाधि, सूर सिंह को स्वाई की उपाधि अकबर ने दी थी। ये भी प्रश्न पेपर में आता है, ये ध्यान रखना। जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि शाहजहां ने दी थी। राव उदय सिंह को मोटा राजा की उपाधि अकबर ने दी थी। मारवाड़ जोधपुर कौन सा शासक नाथ संप्रदाय का अनुयायी हो गया जिसने जोधपुर के मठ महामंदिर का निर्माण करवाया था? कल मैंने पूरी कहानी बताई थी कृष्णा कुमारी की। ये वही शासक था महाराजा मान सिंह, जो कृष्णा कुमारी को लेकर, क्योंकि इसका भाई था भीम सिंह राठौड़, वो उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ये कहता है मेरे साथ शादी होनी चाहिए कृष्णा कुमारी। फिर भीम सिंह ने अमीर खां पिंडारी के कहने पर जहर दिया था। ठीक है, कहते हैं कि बाद में ये इतना वैरागी हो गया था कि इसने नाथ संप्रदाय अपना लिया, और इतिहास में सन्यासी राजा के नाम से प्रसिद्ध है। ये मारवाड़ का कौन सा शासक सन्यासी राजा कहलाता है? ये मान सिंह। ठीक है, इसने नाथ संप्रदाय का मंदिर बनवाया था महामंदिर जोधपुर के अंदर। महामंदिर जो वर्तमान में पाव पंथ की शाखा है, ये पाव पंथी। ठीक है, इसको माननाथी भी कहते हैं, क्योंकि मान सिंह के नाम पर क्या हो गया? माननाथी। इनके गुरु थे आयसनाथ, उनके कहने पे ये मंदिर बनवाया था। वर्तमान में नाथ संप्रदाय के राजस्थान में सबसे बड़ा मंदिर है। क्लियर हो गया? महाराजा मान सिंह। और जोधपुर का अंतिम स्वतंत्र राजा था मान सिंह, क्योंकि इसने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली थी। ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी इसी ने। ठीक है, 1803 के बाद गंगोली का युद्ध हुआ, यही था। वीर दुर्गादास ने राठौड़ वंश के शिशु राजकुमार अजीत सिंह को सिरोही में किसके पास रखा था? पुष्करणा ब्राह्मण जयदेव के पास रखा था वीर दुर्गादास राठौड़ ने। मुगल सम्राट जहांगीर ने दल थंबन की उपाधि किसे दी? अभी ताजा बता के आए हूं, गज सिंह को। तो गज सिंह। मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आदि के लिए राठौड़ों की 1,00,000 तलवारों के एहसानबंद थे। यह कथन किसका है? देखो कितनी बड़ी बात। मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आदि के लिए राठौड़ों की 1,00,000 तलवारों के एहसानबंद थे। यह कथन कर्नल जेम्स टोड का है। क्या? कर्नल जेम्स टोड। ये प्रश्न देखो पिछले आरएस प्री के अंदर आया था। इतना बड़ा प्रश्न देखो। जोधपुर नरेश मान सिंह की रानी बटियाणी प्रताप कुंवरी ने अपने द्वारा बनाए गए मंदिर को पुनः अन्यत्र बनवाया, क्योंकि पहले वाला मंदिर जमीन में धस गया था, और उसने उसकी प्राण प्रतिष्ठा 1857 में करवाई। इस मंदिर का क्या नाम था? देखो कई बार तो इतिहास में ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जिनको छोड़ना ही पड़ता है, कोई इलाज नहीं है। अगर पढ़ा हुआ है तो अलग बात है, नहीं पढ़ा तो इसको छोड़ना पड़ता है के जहन में, क्योंकि हिस्ट्री जिसने गहराई से पढ़ रखी है उसको तो समझ में आती है। इस मंदिर का नाम था तीजा मांझी का मंदिर। कौन सा? तीजा मांझी का मंदिर। इस मारवाड़ शासक की मृत्यु औरंगजेब ने कहा था कि आज कुफर का दरवाजा टूट गया? तो राव जसवंत सिंह। देखो ये वैसे राव जसवंत सिंह है ना, ये औरंगजेब का पहले वफादार था, लेकिन जैसे ही शाहजहां का उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ तो इस जसवंत सिंह ने दारा शिकोह का साथ दिया। इसका? दारा शिकोह का साथ। शाहजहां के उत्तराधिकारी संघर्ष में इसने दारा शिकोह का साथ दिया था। ठीक है, पहले। और बाद में तो औरंगजेब गद्दी पर बैठा तो उसका हो ही गया था, सूबेदार बन ही गया था। दारा शिकोह का साथ दिया। इसने क्या किया? एक धर्मत का युद्ध हुआ था। क्योंकि दारा शिकोह तो हारा ही था, औरंगजेब ताकतवर बहुत था, लेकिन दारा शिकोह विद्वान था, फिर भी इसको लास्ट में इस्लाम की अवहेलना करने के कारण मरवा दिया था। तो क्या होता है कि धर्मत के युद्ध में ना जसवंत सिंह हार जाता है, और कंडीशन देखो क्या होती है
कहते हैं कि जब जसवंत सिंह दरमत के युद्ध में हार जाता है, जब घर पे जाता है ना महलों में, तो इसकी रानी होती है, रानी बटियाणी जो उदय रानी, कहते हैं वो महलों के दरवाजे नहीं खोलती है, और वो एक ही बात कहती है कि क्षत्रिय या तो जीत के आते हैं या फिर वीर गति को प्राप्त होके आते हैं। ये बात उसने कह दी, तो उसके दरवाजे नहीं खेले। फिर राठौड़ों सामंतियों के कहने कराने पर उसके बाद में थोड़ा सा एहसास दिलाया भी वो हारा नहीं है, एक बार घर पे आए दोबारा जाके युद्ध लड़ेगा। फिर कहते हैं कि उस रानी ने फिर भी जो सोने चांदी के बर्तनों में भोजन परोसते हैं वो लकड़ी के बर्तनों के अंदर परोसा था। ये देखो, ये कहानी है जसवंत सिंह को कह दिया था। इनमें में से किसने भाषा भूषण ग्रंथ लिखा? तो अभी मैंने बताया जसवंत सिंह प्रथम। मुगल बादशाह अकबर की सेना ने किस वर्ष जोधपुर के शासक राव चंद्रसेन को हराकर जोधपुर दुर्ग पर अधिकार कर लिया था? 1564 में आक्रमण किया था किसने? हुसैन कुली खान ने। हुसैन कुली खान ने इसने आक्रमण किया और चंद्रसेन को भागना पड़ा, क्योंकि चंद्रसेन के पास इतनी सेना नहीं थी कि वो अकबर का मुकाबला कर सके। तो हुसैन कुली खान ने आक्रमण किया, 1564 में उसको छोड़ना पड़ा। ठीक है। 1570 में अकबर ने नागौर दरबार लगाया, राजपुताना के शासकों को अधीन करने के लिए नागौर दरबार लगाया 1570 में। 1572 में राय सिंह गद्दी पर बैठा, 1574 में राय सिंह को सौंप दिया क्या? दुर्ग। कौन सा? जोधपुर। जोधपुर की राजगद्दी पर राव मालदेव कब बैठे? तो राव मालदेव जून 1531 में बैठे और 1562 तक रहे थे। 1531 से 1562 तक। कौन? मालदेव को कहते हैं हसमत वाला शासक। हसमत वाला शासक। इसने अपने पिता गंगा की हत्या कर दी थी, इसलिए इसको मारवाड़ का पितरहंता कहते हैं। मारवाड़ का पितरहंता। मारवाड़ का पितरहंता कहा जाता है मालदेव को। 52 युद्धों का विजेता इसको कहते हैं। कौन सा दुर्ग जोधपुर शासक राव चंद्रसेन की शक्ति का अंतिम केंद्र था? तो राव चंद्रसेन देखो बार बार कितना उसने संघर्ष किया, लेकिन फिर भी लास्ट सिवाना दुर्ग उसका था। सिवाना दुर्ग पर लास्ट फिर सारण की पहाड़ी, वहां ये दर दर भटकता रहा, क्योंकि महाराणा प्रताप की कंडीशन अलग थी, उसको जगह जगह सहायता मिली थी, जैसे बामा शाह ने कितनी स्वर्ण मुद्रा दी थी। चंद्रसेन को कहीं सहायता नहीं मिली थी, इसलिए वो जंगलों में दर दर भटकता रहा, लेकिन अधीनता उसने स्वीकार नहीं की थी। लास्ट सारण की पहाड़ी के अंदर वहां गया और वहां इसकी मृत्यु हो जाती है। 1574 में चंद्रसेन के विद्रोही होने पर अकबर ने उसे दंड देने के लिए किसे भेजा था? तो राय सिंह को, बीकानेर के शासक राय सिंह को भेजा था। जोधपुर के चित्तर पैलेस का निर्माण किस शासक ने करवाया था? उमेद सिंह। चित्तर पैलेस यानी उमेद पैलेस। और अभी हाल ही में उमेद पैलेस को रिहायशी महलों के अंदर टॉप पे माना गया राजस्थान के अंदर। कोडमदेव द्वारा बीकानेर में कोडमदेसर बावड़ी का निर्माण करवाया गया, जो पश्चिमी राजस्थान की प्राचीनतम बावड़ी है। कोडमदेव मारवाड़ के किस शासक की पत्नी थी? कोडमदेव द्वारा बीकानेर में कोडमदेसर बावड़ी, ये किसकी पत्नी थी? राव रणमल की पत्नी थी। किसकी? राव रणमल की। अब जोधा की बात आई है तो मैं बता देता हूँ, जोधा ने 12 मई 1459 को जोधपुर बसाया। ये ध्यान रखना। और दुर्ग बनाया मेहरानगढ़ पहाड़ी पे जोधपुर। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है 1240 या कई जगह आपको 1237 में मिलेगा। राव सिंहा ने राठौड़ वंश की नींव डाली। मारवाड़ में राठौड़ वंश की नींव डालने वाला राव सिंहा था, ये ध्यान रखना। और पहली जो राजधानी बनाई थी ना इसने जो राव सिंहा ने जो नींव डाली वो मंडोर में डाली। मंडोर में नींव डाली, जबकि इसने जो राजधानी बनाई थी ना वो राजधानी बनाई थी खेड़ा को। और खेड़ा वर्तमान में जो नया जिला बना है बालोतरा, उसको कहते हैं, बालोतरा को कहते हैं। जोधपुर को राजधानी बनाई थी वो राव जोधा ने बनाई थी। ठीक है। जोधपुर के किस शासक की मृत्यु लाहौर में हुई थी? जोधपुर का एक शासक था मोटा राजा उदय सिंह, की मृत्यु लाहौर में हुई थी। लाहौर किस नदी के किनारे है? मुझे ये कमेंट करो। पाकिस्तान में है, नदी कौन सी है जिसके किनारे हैं? ये पर्सन वैसे बेसिकली राष्ट्रीय स्तर के जो क्वेश्चन पढ़ते हैं वहां पे आती है। तो लाहौर किस नदी के किनारे है, मुझे ये कमेंट करके बताना। और यहाँ सूर सिंह बताना। अगर आप ढंग से वीडियो देख रहे हो पूरे दिमाग से एकदम स्थिर मन से, तो आप बताओ सूर सिंह को स्वाई की उपाधि किसने दी थी? ये दोनों उत्तर बता देना मेरे को। हेम कवि ने गुण भाषा चित्र और गुण रूपक तथा केशवदास गार्डन ने गज
गुण रूपक नामक ग्रंथ किसके दरबार में लिखी? नाम से ही पता चल रहा है, गज, गुण रूपक गज, गज सिंह। ठीक है। महाराजा रतन सिंह के शासनकाल में दयालदास ने बीकानेर राठौड़ों री ख्यात नामक रचना लिखी, जिसमें किसका इतिहास मिलता है? तो बीकानेर राठौड़ों री ख्यात में जोधपुर और बीकानेर के राठौड़ वंश का विवरण मिलता है। मारवाड़ के प्रसिद्ध गुड़ला उत्सव, गुड़ला नृत्य की शुरुआत जोधपुर के किसके शासनकाल में हुई थी? देखो, गुड़ला उत्सव बनाया जाता है या महोत्सव कह दो, चैत्र कृष्ण अष्टमी को, चैत्र कृष्ण अष्टमी को बनाया जाता है गुड़ले खां की याद में। ये राव सातल। एक समय आता है कोसाणा का युद्ध होता है, एक कोसाणा का युद्ध 1492 में। होता क्या है, कहते हैं कि एक अजमेर का शासक होता है मल्लू खां, उसका सेनापति होता है गुड़ले खां। एक बार वो मारवाड़ से गुजर रहे होते हैं जोधपुर साइड से, तो वो सातल देव का साम्राज्य था और कुछ महिलाएं होती है, लगभग कई 140 बताते हैं, कोई कुछ ही बताते हैं। कुछ महिलाओं को ये बंदी बना के ले गया, कौन? गुड़ले खां, अजमेर ले गया। तब सातल देव को पता चलता है, सातल देव जाता है कोसाणा नामक स्थान पर, गुड़ले खां और इनके बीच युद्ध होता है। इस युद्ध में कहते हैं कि हालांकि इस सातल देव इस युद्ध के अंदर बहुत इतना ज़्यादा घायल हो जाता है कि इसकी बाद में मृत्यु हो जाती है। ये गुड़ले खां को मारकर उसकी गर्दन काट के ले आता है और महिलाएं उस गुड़ले खां की गर्दन से क्या करने लग जाती है, लेके हाथ में और नृत्य करने लग जाती है। ठीक है। गुड़ला घूमे रे ऐसे करके साथ में गीत गाती है, नृत्य करती है और उत्सव बनाते हैं। तब से ये चैत्र कृष्ण अष्टमी को बनाया जाता है। उस समय राव है सातल देव थे। कल का टॉपिक रहेगा राठौड़ राजवंश। बीकानेर के राठौड़ की पूरी चर्चा करेंगे। इसके बीकानेर के राठौड़ की पूरी चर्चा करेंगे। तो शायद मारवाड़ के राठौड़ आपको समझ में आ गए होंगे। अब समझ में उसी के आएंगे तो पहले टॉपिक पढ़ेगा, टेस्ट देगा जहाँ उसके कन्फ्यूजिंग होगी बच्चे के। ठीक है। और फिर यहाँ इसने पूरी डिटेल देख लिया। इस वीडियो को पूरा जिसने देख लिया तो राठौड़ की सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। अगर नहीं देखा तो फिर जैसे चल रहे हो वैसे चल रहे हो। बहुत सारे विद्यार्थियों ने तो मैंने ये देखा है टेस्ट सीरीज ले रखी है पर टेस्ट ही नहीं देते। कई बार हमारी टेक्निकल टीम ऐसे करती है कि टेस्ट डालती नहीं है और आप लोगों को पता ही नहीं चलता कि टेस्ट आया है कि नहीं आया। तो थोड़ा गौर किया करो। आपने 200 रुपये दिए हैं साल के, अगर टेस्ट नहीं आता है तो आप व्हाट्सअप हेल्पलाइन नंबर दे रखे वहाँ किया करो, रिपोर्ट किया करो या सूचना दिया करो, लगभग आ जाता है। कई बार क्या होता है इमरजेंसी हो जाती है, कई बार जैसे टेस्ट को अपलोड कर दिया, ये टेस्ट तो आते हैं डेली, लेकिन और भी जिस विद्यार्थी ने टेस्ट सीरीज ले रखी है ना, तो कई बार क्या होता है एक जैसे टेस्ट अपलोड कर दिया, वो टेक्निकल इश्यू होने की वजह से अपलोड नहीं हो पाता, वो दूसरे दिन होता है। तो कई विद्यार्थी महानुभाव तो इतने होते हैं कि वो क्या लिखते हैं कि हमारे साथ धोखा किया। धोखा तब होता है जब 200 करोड़ रुपए की टेस्ट सीरीज ले ली जाती है और आपको टेस्ट नहीं मिलते। 200 रुपये में एक साल 365 दिन टेस्ट मिलते हैं। या आपने 499 रुपये वाली ले रखी है या आपने 50 रुपये वाली ले रखी है। अब एक तो मैंने देखा था कि एक टेस्ट सीरीज चलाई हुई है ओल्ड पेपर की, उसमें कम से कम 100 टेस्ट डाल दिए 50 रुपये में, और वही हमने 50% छूट करके 25 रुपये में दे रखी है। वो भी विद्यार्थी ये लिखते हैं कि हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। इतना बड़ा धोखा, अरे 4 सिगरेट आती है 25 रुपये की, ध्यान रखना। 4 देते नहीं है आजकल, तो 3 ही देते हैं। ठीक है। और उतने पीते रहते हैं, साथ में कमेंट में लिखते रहते हैं कि हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया करो। कई बार टेस्ट टेक्निकल इश्यू होता है, पूरी हमारी कोशिश रहती है कि टेस्ट नहीं आता है तो हम नोटिफिकेशन डाल देते हैं, लेकिन वो भी नहीं आप पढ़ते। टेलीग्राम पे सूचना आती है वो भी आप नहीं पढ़ते, बस आप तो अपनी धुन में मस्त रहते हो। तो थोड़ा गौर करें। कोई बड़ा है नहीं, 100 रुपये 200 रुपये में टेस्ट सीरीज है। कई बार टेक्निकल इशू हो जाता है या कोई काम हो जाता है, ज़्यादातर टेक्निकल इशू हो ही जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो कॉम्प्रोमाइज़ किया करो। तो टेस्ट आ गया, ये समझ लो कल आ जाएगा परसों आ जाएगा, उसको और पढ़ लो। या तो ऐसे कह दो ना कि हमने इतना पढ़ लिया कि टेस्ट नए देने के कारण वो ऊपर से चला गया, आप वापस आएगा नहीं। तो ये कुछ बातें हैं, तो सही दिशा में चल रहे हैं। जो अच्छे विद्यार्थी के जो गुण होते हैं ना, वो आप रखा करो ताकि आपको भी कोई दिक्कत नहीं और हमारे को भी दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तो हम लक्ष्य की तरफ बहुत जल्दी पहुंच पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।